हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अरीना। मैं सुरेश कुमार। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। बच्चों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर। तो आज उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक रेजिस्टेंस पर, किसी कंडक्टर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट आता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या घट जाता है। इवन आप लोगों ने ओम्स लॉ में भी एक चीज़ को पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर किसी रेजिस्टेंस, मान लीजिए कोई आर रेजिस्टेंस यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है और यहाँ पे एक बैटरी लगाई है और बैटरी के साथ एक एमीटर लगाया और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया आपने, और आप ये कहते थे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब कांस्टेंट टेम्परेचर रखने से V प्रोपोर्शनल I के होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसा क्यों है, क्या कहानी है, ये सारी बात आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, या फिर हम इसके साथ में लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होते हैं कि अलग होते हैं? सोचिएगा, इसके लिए आपको पिछले वीडियोस देखने पड़ेंगे। मैंने डिफरेंस बताया था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। तो चलिए स्टडी करते हैं। दोनों ही एक जैसे नहीं होते हैं, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही अलग अलग होते हैं। आप चलिए इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक कंडक्टर है। लेट अस सपोज वी हैव अ कंडक्टर हियर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका जो लेंथ है वो L है। तो इस रेजिस्टेंस का, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? कैसे लिखोगे? R इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है? रो होती है रेजिस्टिविटी। अब मुझे बताओ R इक्वल टू रो का वैल्यू क्या होता है? तो रो का वैल्यू होता है M अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को। उसके बाद आगे लिखिए L अपॉन A। तो ये रो की वैल्यू आई। अब इस फॉर्मूला को नोट करिए, यहां से आपको ये पता लगेगा कि R जो है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज टाउ हियर? टाउ इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। आपको पता है एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब वो चलते हैं तो कोलिजन्स होते हैं उनके कर्नल्स के साथ। मतलब इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उन पॉजिटिव आयंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होता है, रैंडम वाला। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलेगा तो कभी इससे टक्कर लगेगी, कभी इससे टक्कर लगेगी, कभी यहाँ टक्कर लगेगी, कभी यहाँ कोलिजन होगा, कभी यहाँ कोलिजन होगा, कभी यहाँ होगा। तो ऐसे करके उसके कोलिजन्स होते हैं। दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो ये सभी कोलिजन्स हुए, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, इन सब का जो एवरेज निकलेगा उसे कहेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत बार समझाई थी, एग्जाम्पल्स के साथ समझाई थी। तो चलिए हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि रेजिस्टेंस जो होगा इस कंडक्टर का वो इसके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है। मान गए बात को हम। अब सुनिए, अगर हम एक कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसके अंदर क्या चेंज आएगा? तो उसके अंदर ये चेंज आएगा, एक तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल गेन मोर थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि गर्मी होने से मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और उसको कन्वर्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी में, तो तेज़ भागेंगे। तो एक तो उनकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ आने की स्पीड ज़्यादा हो जाए, दो कोलिजन्स के बीच जो उसने मूवमेंट किया, फ्री पाथ ट्रेवल किया, उसमें अगर उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बच्चों दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है, जिसे आपने रिलैक्सेशन टाइम कहा,
वो कम हो जाएगा। कम टाइम लेगा वो दो कोलिजन करने में, मतलब कोलिजन्स अब ज़्यादा जल्दी होने लगेंगे। एक और चेंज आता है, उसको भी देखते हैं। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इन कर्नल्स जो इमोबाइल आयंस होते हैं कंडक्टर के अंदर, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा। वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं तो उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। दिस इज एम्पलीट्यूड। ये छोटा एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन करने का और ये बड़ा एम्पलीट्यूड ऐसे होता है, तो ऐसे मूव करने लगेंगे। अब सुनो, अगर ये ज़्यादा मूव करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स की इनके साथ टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से आ रहा है तो अभी ये रुका है तो टक्कर लगने के चांसेस कम हैं। हो सकता है लगे, हो सकता है ना लगे, लेकिन अगर ये मूव कर रहा है तो डेफिनेटली चांसेस बन जाते हैं इससे टक्कर लगने से, क्योंकि ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। मूविंग ऑब्जेक्ट से टक्कर लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ये ज़्यादा मूवमेंट करेंगे कर्नल्स तो इन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स अब ज़्यादा होंगे, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एक सेकंड में ज़्यादा कोलिजन होने लगेंगे। जब ज़्यादा कोलिजन होंगे तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज़्यादा रुकावट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस का कारण तो कोलिजन्स होना ही होता है, मतलब रुकावट है। रुकावट कोलिजन की वजह से होती है। इलेक्ट्रॉन्स को उसके पाथ में जो रुकावट मिलती है वो कोलिजन्स की वजह से मिलती है। इसलिए जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस जो है, मतलब कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। कोलिजन्स के बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। तो फाइनल कंक्लूजन हमने क्या निकाला कि अगर हम एक कंडक्टर का, याद रखना, इंसुलेटर के लिए अलग होगा, सेमीकंडक्टर के लिए अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अलग होगा। मैं बात यहाँ सिर्फ किसकी कर रहा हूँ? कंडक्टर्स की। इवन इस पूरे चैप्टर में हम कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात ही करेंगे। हम यहाँ ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर करंट कैसे फ्लो करता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला, अलग थ्योरी होती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर आप ज़्यादा कोलिजन करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकला कि अगर हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं उसके कारण रेजिस्टेंस जो है वो उसका इंक्रीज हो जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर तो कम रेजिस्टेंस। अब हमें ये सीखना है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना बदलता है या कितना इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उसको समझने के लिए चलिए कुछ फॉर्मूलेशन और कुछ फॉर्मूलाज को डेवलप करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, लेट अस सपोज वो T1 है, और जब उसका टेम्परेचर T1 है उसका रेजिस्टेंस कितना है उस समय? R1 है। तो R1 इनिशियल रेजिस्टेंस कह लेते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड इनिशियल रेजिस्टेंस। बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाइएगा। और आपने क्या किया, इसके टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज किया। अब टेम्परेचर कितना हो गया? लेट इट बी T2 हो गया। अब ये फाइनल टेम्परेचर हुआ, तब रेजिस्टेंस बदल कर कितना हो गया? R2, क्योंकि हम जानते हैं कंडक्टर के टेम्परेचर को बदलने से उसके रेजिस्टेंस भी बदलता है। तो टेम्परेचर चेंज किया, रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ। दिस इज कॉल्ड फाइनल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद देखिएगा, नाउ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट change in resistance that is R2 minus R1 है ना। चेंज इतना आया R2 minus R1, that is proportional to that is initial resistance R1। कहते हैं जो आपने टेम्परेचर को बदला वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज हुआ, वो डिपेंड कर रहा है R1 की वैल्यू पे, इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी बात, R2 minus R1 that is change in resistance also depend upon rise in temperature। भाई ये बात तो सिंपल समझ में आ रही है। दूसरा वाला पॉइंट समझ में आता है, पहले वाला नहीं आता समझ में। तो चलिए पहले वालों को समझेंगे, पर पहले इसकी बात कर लेते हैं कि ये तो समझ में आ रहा है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो इसलिए चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट्स ओके। अब लेकिन कहते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। चलिए इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास में कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस 50 ओम है, और दूसरा कोई कंडक्टर है, ये फर्स्ट कंडक्टर आ गया, दूसरा कोई कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम है।
आपने दोनों कंडक्टर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर दिया। अब बच्चों अगर इसमें टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस 51 हो जाता है, तो हो सकता है इसका 102 हो जाए। अब मुझे बताओ, 1 डिग्री दोनों का बढ़ाया, इसमें कितना चेंज आया? इसमें 1 ओम का चेंज आया, और इसमें कितना आया? इसमें 2 ओम का चेंज आया। अब ऐसा क्यों हो रहा है? आपको भी पता है कि हम ये चेक करेंगे कि इसमें 50 ओम है, इसमें 50 ओम है, उसमें 100 ओम है। इसके 50 ओम में 1 ओम आता है, तो उसके 100 ओम है तो उसमें 2 ओम आएगा, क्योंकि उसमें 100 ओम मतलब उसमें 50 ओम के 2 हैं। 50 के 2 हो गए, तो अगर 50 में 1 ओम आता है तो 100 में 2 आएगा। ऑब्वियसली अगर मैं कहूँ वही कंडक्टर है 200 ओम का, तो उसमें हो सकता है 4 ओम का आ जाए। बच्चों इस तरह से ये एग्जांपल मैंने आपको दी, इट इज़ नॉट रियलिटी एक्चुअली, रियलिटी में चीज़ें बदलती हैं, लेकिन एक एनालॉजी मैंने आपके लिए बनाई कि इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कम है तो उसमें चेंज भी कम आएगा सेम टेम्परेचर राइज करने से, और अगर इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें चेंज भी ज़्यादा आएगा, अगर और ज़्यादा है तो और ज़्यादा चेंज आएगा। बड़ी चीज़ में ज़्यादा चेंज आएगा, छोटी चीज़ में कम चेंज आएगा। तो इसी वजह से ऐसा हम इसको लिखते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए, तो मिलाने से क्या होगा? R2 minus R1 is proportional to R1 into T2 minus T1। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे लगाएंगे कांस्टेंट, तो R2 minus R1 is equal to, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करिए अल्फा, R1 T2 minus T1। तो हमारी फिल्म का हीरो आ चुका है बच्चों अल्फा। अल्फा को कहते हैं कांस्टेंट, इट इज़ अ कांस्टेंट एंड इट्स नेम इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। दिस इज ए कांस्टेंट अल्फा। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा किस तरह से निकाला जा सकता है? अल्फा इक्वल टू, इसको आप नीचे ले आइए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा। और यहां से हम अल्फा को डिफाइन भी कर सकते हैं बच्चों। कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। डिफाइन अल्फा, देखो अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू, इसको पढ़ के देखिए एक बार। अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फिर से सुनिए, अल्फा इज व्हाट? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मतलब किसी कंडक्टर का यूनिट रेजिस्टेंस में, उसके 1 ओम रेजिस्टेंस में उसका जब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके यूनिट रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, उसे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के यूनिट ओम में 1 डिग्री बढ़ाने से कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस का, दैट इज नोन एज अल्फा। अब बच्चों मैं कहूँ किसी का अल्फा है 0.017 और किसी का अल्फा है अल्फा 2 0.024। अब बोलो किसका अल्फा ज़्यादा है? तो कहेंगे इसका अल्फा सेकंड वाला ज़्यादा है। इसका मतलब इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस ज़्यादा है, इसकी टेम्परेचर पर डिपेंडेंस कम है। बच्चों दोनों ही बातें हमारे बहुत काम आती हैं। कभी कभार हमें ऐसे मटेरियल चाहिए होते हैं, ऐसे मटेरियल हमें यूज़ करने होते हैं जिन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता, उसके रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कभी कभार ऐसे यूज़ करने पड़ते हैं जिनमें टेम्परेचर का असर हमें चाहिए होता है। तो इसलिए हमें अल्फ़ा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब हम मटेरियल्स को यूज़ करते हैं सर्किट्स में एज अ रेजिस्टेंस या एज अ कंडक्टर, तो हमें बहुत ज़रूरत होती है कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता हो, तभी हम एक अच्छे मटेरियल की सिलेक्शन कर सकते हैं। दैट्स वाई अल्फ़ा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे और आपको बना के दिखाऊंगा, यहीं से आप यहाँ पे देखिए इस तरह का फॉर्म भी आपको दिख सकता है। तो देखिए दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहीं से आप नोट करिए। यहाँ से अगर मैं यहाँ पे R1 को उस तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पे आएगा R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फ़ा R1 T2 माइनस T1, दैट इज इक्वल टू R1 को कॉमन ले लो, यहाँ आएगा 1 प्लस अल्फा। और बच्चों T2 माइनस T1 हुआ चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको आप डेल्टा T भी लिख सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक आपके पास नया फॉर्मूला भी बन गया। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो, आपको बुक्स में ऐसा वाला मिलेगा। अब एक बात और है, ऑल्सो एज वी नो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। मतलब
R इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो जो चेंज, जो रूल R के लिए होगा वो रो के लिए भी होगा। तो आप इसी फॉर्मूला को रो के लिए भी लिख सकते हो कि ρ2 इज इक्वल टू ρ1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। मतलब रेजिस्टिविटी के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है और रेजिस्टेंस के लिए भी वैलिड है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में जो अंतर है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। दोनों ही रेजिस्टेंस होते हैं। ये R रेजिस्टेंस होता है पूरे कंडक्टर का और ये रो होता है सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम के कंडक्टर का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हम इसको समझते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद एक और बात को हम देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया, हमने इसका फॉर्मूला जो बनाया वो है अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। नाउ सबसे पहले हम केस नंबर 1 स्टडी करते हैं फॉर कंडक्टर्स। हम जानते हैं कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। अगर उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है इसका मतलब R2 बड़ा होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस छोटा होगा, R2 बड़ा होगा फाइनल वाला। मतलब ये वाली टर्म कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो याद रखिएगा फॉर कंडक्टर अल्फा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव होने का मतलब R2 बड़ा होगा, R1 छोटा होगा। अरे भाई माइनस हो रहा है, देखो ध्यान से। नंबर 2 फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बच्चों सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या होता है? यहाँ उल्टा होता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटेगा। अब ऐसा क्यों होता है ये बात हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जाकर स्टडी करेंगे, तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे देखा जाए इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में, तो इनका टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कम होगा, इनिशियल वाला ज़्यादा होगा। इसलिए अल्फा का वैल्यू कैसा आएगा? अल्फा का वैल्यू इसके लिए नेगेटिव आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर अल्फा इज नेगेटिव एंड फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव। दूसरी बात एक और बता देता हूं फॉर अलॉयज। बच्चों कुछ अलॉयज हमने खुद बनाए, जैसे कॉन्स्टेंटन और मैग्नानिन। ये जो मैग्नानिन और कॉन्स्टेंटन है बच्चों, ये हमने खुद बनाए हैं, अलॉयज हैं। अलॉयज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल इज नोन एज अलॉय। 2-3 मेटल को मिक्स करके एक नया मेटल बना दो, उसे अलॉय कहते हैं। अलॉय के लिए अल्फा का वैल्यू बड़ा स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि मतलब लगभग आप कह सकते हो कि इन कॉन्स्टेंटन और मैग्नानिन का जो रेजिस्टेंस है वो बदलता ही नहीं है टेम्परेचर के बदलने से। मतलब अल्फा का वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, जैसे आपको रेजिस्टेंस चाहिए कहीं पे, तो आप ये वाली वायर को यूज़ कर लो, ये वाली वायर्स को यूज़ कर लो तो काम निकल जाएगा। एक और वायर होती है जिसका नाम है निक्रोम, आप हीटर में यूज़ करते हैं। ये भी एक अलॉय है निक्रोम। आप चेक करिएगा कि कॉन्स्टेंटन, मैग्नेटिन और निक्रोम कौन से वाले मेटल से मिक्स करके बनता है। तो निक्रोम के लिए भी अल्फा का वैल्यू स्मॉल होता है। इसके लिए स्मॉल, इसके लिए तो वेरी स्मॉल होता है इन दोनों के लिए। तो बच्चों इनका यूज़ हम मीटर ब्रिज में करते हैं। आगे जाके हम मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि वहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर यही होगा कि इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस दे है, और इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ही स्मॉल होता है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई, इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, नोटबुक अपनी ही बनाइएगा। और जो बच्चे आलसी हैं वो डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे जो चैनल है उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हर एक मटेरियल, हर एक नोट्स और डीपीपी से रिगार्डिंग IIT JEE मेंस जो भी हैं, जो भी एंट्रेंस आपके होते हैं उसके रिलेटेड वहाँ पे मटेरियल मैं अपलोड करता हूँ, और उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों इनके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ग्राफ्स कैसे बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर के लिए। कॉपर का ग्राफ रेजिस्टिविटी का और टेम्परेचर का कैसे होता है, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं कि
पहले शुरू में धीरे धीरे टेम्परेचर देखो, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है या ऊपर की तरफ रेजिस्टिविटी ली हुई है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे रेजिस्टिविटी अचानक से बढ़ती है बहुत लार्ज क्वांटिटी में, मतलब डिपेंडेंस ज़्यादा है। दूसरी बात देखिए, ये निक्रोम के लिए बना रहा हूँ मैं ग्राफ, इधर को हमने टेम्परेचर लिया है केल्विन में, इधर को लिया है रेजिस्टिविटी, तो ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ से ये कंफर्म हो रहा है, देखिए स्लोप बहुत कम है, इसका मतलब बहुत टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। देखो 1.1 है, 1.2 है, तो देखो 1.1 200 पे 1.1 था और 800 पे जाके 1.2 हुआ, तो कितना सारा केल्विन बढ़ाया, तब जाके थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ा। और यहाँ पे देखिए आप 50 से 150 केल्विन करिए और रेजिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर कम डिपेंड करती है, लेकिन कॉपर की ज़्यादा। इट इज़ अ मेटल, इट इज़ अ अलॉय है, इसलिए ऐसा है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। बच्चों इस तरफ ले लीजिए टेम्परेचर और इस तरफ ले लीजिए रेजिस्टिविटी, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होता है। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो बच्चों रेजिस्टिविटी जो है वो घटेगी, बढ़ेगी नहीं, उल्टी घटेगी। तो ये 3 ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको लर्न करना है। पर ये वैल्यूज जो मैंने साथ में लिखी हैं, ये जो मैंने इसके प्लॉट लगाए हैं पॉइंट्स के, टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के, बच्चों ये भी आपने एज इट इज पेपर में लिखने होते हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। सिर्फ ऐसे करके लाइन बनाने से मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस 20 ओम एंड एट 500 डिग्री सेल्सियस 60 ओम, एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस विल बी 25 ओम। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही आंसर है। तो चलिए बच्चों इसको डिटेल में स्टडी करते हैं सवाल को। उन्होंने कहा कि जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तब रेजिस्टेंस 20 ओम था। फिर जब टेम्परेचर 500 डिग्री कर दिया आपने तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 60 ओम हो गया। और फिर वो पूछ रहे हैं कि जब 25 ओम रेजिस्टेंस होगा तब टेम्परेचर कितना होगा। तो बच्चों ये सवाल है कि 20 डिग्री पे इतने ओम होता है रेजिस्टेंस, उसका 500 डिग्री पे 60 ओम होता है, तो 25 ओम जब होगा तब कितना टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने फॉर्मूला बनाया था कि R2 इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। बच्चों अब सोचिए कि अगर हमारा R1, ये फॉर्मूला हमने बनाया, इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं, पर उससे पहले इसको एक बार और डिराइव कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर हम ऐसा इस फॉर्मूला को करेंगे, इफ़ T1 इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस, कोई टेम्परेचर हो गया, और तब क्या होगा, R1 जो है वो R0 लिखेंगे क्योंकि वो 0 डिग्री पे है, तो R0 लिख लो, और R2 को सिंपल R लिखेंगे। तो देयरफॉर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R2 की जगह लिखो R इक्वल टू R1 की जगह लिखो R0 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, मतलब कि T माइनस 0, तो सिंपल T आएगा। तो देखिएगा किसी भी T टेम्परेचर पे R रेजिस्टेंस होगा तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा। अब ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज़ करते हैं, इस कंडीशन के लिए। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 20 ओम इक्वल टू, यहाँ से ये बनेगा 20 ओम 20 इक्वल टू, आपको पता है R1 का वैल्यू क्या होगा, R0 का हमें नहीं पता, तो R0 को R0 रहने दो क्योंकि उन्होंने बताया ही नहीं कि 0 डिग्री पे कितने ओम होगा। आगे लिखिए 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा भी उन्होंने नहीं दिया है, तो अल्फ़ा भी नहीं दिया, टेम्परेचर कितना है तो कहेंगे 20 है, तो 20 अल्फ़ा नहीं, हाँ ठीक है 20 अल्फ़ा लिख दीजिए आपने, 20 अल्फ़ा लिख दिया। इसी तरह से आप इसको लिखिए, तो इससे कैसे बनेगा, इसमें बनेगा 500 इक्वल टू नहीं 60 ओम इक्वल टू R0 1 प्लस 20 की जगह लिखो 500 अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आएगा 20/60 इक्वल टू 1 प्लस 20 अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस 500 अल्फ़ा। तो बच्चों इसमें से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट द अल्फ़ा, और जो अल्फ़ा का वैल्यू आता है वो आता है 1/20
220। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, समय की तंगी होने के कारण मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ अभी। अब करिए इसमें लगाइए, तीसरे वाले में जो हमें गिवन में है। देयरफॉर अब हम इसमें लगाएंगे ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। तो R रेजिस्टेंस R कितना है 25 ओम इक्वल टू, उधर देखिए R नॉट कितना है भाई हमें नहीं पता। या ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि यही फॉर्मूला आप इसमें और इसमें लगाओ, दोनों में। चलिए मैं एक बार लगा लेता हूँ। 25 ओम सिर्फ इसमें लगा दीजिए, 25 इक्वल टू R नॉट हमें नहीं पता 1 प्लस अल्फ़ा टी, और हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है इसलिए हम लिख देंगे T/220। अब हमें बताना है T का वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम इस इक्वेशन को, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 and 3, इसको लेट इट बी 3 लिख दो इसको। तो आप 1 and 3 इक्वेशन को यहाँ से करो, यहाँ से लिखिए, इसको डिवाइड करिए। तो 1 इक्वेशन क्या है आपकी, ये है 1 इक्वेशन 20/25 इक्वल टू 20/25 इक्वल टू R नॉट और नॉट कैंसिल हो गए, यहाँ आएगा 1 प्लस 20 अल्फ़ा, नीचे आएगा 1 प्लस T/220। और बच्चों अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे पता है आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई 1/220। अब बताइए यहाँ से T का वैल्यू मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और यहाँ से आप T का वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बच्चों हमने बड़ा स्कीम से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। सबसे पहले हमें उन्होंने 3 कंडीशन दी थी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। 2 कंडीशनें पूरी दी थी, तीसरी वाली में कुछ मिसिंग था। तो इन 2 कंडीशनों से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, वहाँ से हम अल्फ़ा जो गिवन में है, ये डाटा हमें गिवन में था, ये कंडीशंस दी हैं, तो इन कंडीशन का यूज़ करके हम पहले अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे, फिर इस अल्फ़ा को यूज़ करके हम आगे टी का वैल्यू इस इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो पहले जैसी ही है, तो चलिए इसमें देखते हैं। इसमें एक प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर हमें दिया हुआ है, वो किसके ऊपर बेस्ड है, वो भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, इसकी वर्किंग जो है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। तो वो कहते हैं कि आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस 5 ओम होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि स्टीम पॉइंट पर उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा 5.39। तो स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे है 5.39 ओम। और फिर उन्होंने तीसरी बार कहा कि बताइए कि अगर हम एक बाथ टब में उस प्लेटिनम वायर रेजिस्टेंस को डिप कर दें, उसका बाथ टब का वाटर का टेम्परेचर नापने के लिए, तो तब उसका जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो होता है 5.975 ओम। तो बताओ बाथ टब का टेम्परेचर कितना होगा। कहने का मतलब वही हुआ कि जैसे पहले वाला क्वेश्चन था 0 डिग्री पे इतना ओम है, 100 डिग्री पे इतने ओम है, तो बताओ इतने ओम पर कितने डिग्री टेम्परेचर उसका होगा। तो सेम मेथड लगाकर आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब जो इसका आंसर आएगा आपका टेम्परेचर का, दैट विल बी, इट्स वैल्यू इज 5345.45, इस तरह सा कुछ वैल्यू इसका आपका बन जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।